स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आदरणीय बिंदल जी जुड़ गए हैं, स्वागत करती हूँ। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है आज कि जाने माने कवि और दोहाकार आदरणीय यशपाल सिंह यश जी हमारे बीच मुख्य अतिथि में आज बीच में हैं। हम उनका अभिनंदन करते हैं और इनका बड़प्पन देख के कि मैंने आज ही इन्हें पूछा कहाँ आने के लिए, इनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने बिना किसी नाटक के हमें हाँ कर दिया। तो आपका हार्दिक अभिनंदन है यशपाल जी। शुक्रिया, शुक्रिया बहुत बहुत जी। तो बिंदु जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम गोष्ठी शुरू करें। जी जी, 100वीं गोष्ठी की शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत। और अगर सही स्थिति रही तो 101वीं गोष्ठी हम बहुत अच्छे ढंग से फिजिकल बनाएंगे, ऐसी आशा करते हैं। इसी उम्मीद के साथ हम शुरू करते हैं गोष्ठी। और पारस कुंजी चले गए हैं अभी बीच में से। प्रशांत जी, आपको आवाज देती हूँ, यंग रचनाकार हैं, सबसे पहले आपको आवाज दे रही हूँ मैं। प्रशांत जी, स्वागत। प्रशांत जी, स्पीकर ऑन करिए। आवाज नहीं आ रही है प्रशांत जी आपकी। स्पीकर ऑन है, प्रशांत जी का दिख रहा होगा सुषमा जी आपको। स्पीकर ऑन है, कर रहे हैं अभी, कुछ गड़बड़ी है टेक्निकल, उसमें कभी कभी आ जाती है समस्या। हेलो। हाँ प्रशांत जी, हम सुन पा रहे हैं आप जी जी। सर्वप्रथम आपको 100वीं गोष्ठी के लिए बहुत बहुत बधाई। आपको भी। और भविष्य में आशा है कि जल्दी आप 200वीं गोष्ठी पूरी करेंगी, उसके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। अभी साथ ही जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जैसा आपका आदेश हुआ है कविता पढ़ने के लिए, और पहला नंबर मेरा ही है, तो कविता पढ़ रहा हूँ और आशा है कुछ पसंद आएगी। स्वागत है आपका। जब कभी भी हम आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पीछे एक बड़ा अतीत होता है, और जब कभी भी हम अपना अतीत भूलेंगे तो हमारा भविष्य खराब हो जाएगा। तो उस अतीत को प्रकट करते हुए कुछ पंक्तियां हैं। जब एक ही देश के दो विधान बनाए जाते हैं, जब एक ही देश के दो विधान बनाए जाते हैं, जब एक ही देश के दो प्रधान बताए जाते हैं, जब कश्मीर एकता की जंग लड़ते श्यामा बलिदान कराए जाते हैं, तब लोभ की राजनीति तो उससे घृणा बढ़ती जाती है, तो भारत के मस्तिष्क पर कलंक सा नजर आती है। जब चाटुकार नाकाराओं को देश का रक्षक बनाया जाता है, जब चाटुकार नाकाराओं को देश का रक्षक बनाया जाता है, जब फौलादी सेना को कमजोर बनाया जाता है, जब तोपखानों में कपड़ों की दुकान सजा दी जाती है और बंदूकों की जगह हाथ में मोमबत्ती पकड़ा दी जाती है, जब चाटुकार नाकाराओं को देश का रक्षक बनाया जाता है, जब फौलादी सेना को कमजोर बनाया जाता है, जब तोपखानों में कपड़ों की दुकान सजा दी जाती है, बंदूकों की जगह हाथ में मोमबत्ती पकड़ा दी जाती है, जब 62 के युद्ध में चीनी बोनों से जंग हार ली जाती है और हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन यूं ही छोड़ दी जाती है, तब सियासत की राजनीति तुझसे घृणा बढ़ती जाती है, तो भारत देश में एक कलंक सा नजर आती है। लेकिन सब सेना का इतिहास रहा है, जब भी उसके पास हथियार भी नहीं रहे फिर भी वो निहत्तर लड़ गए हैं, लेकिन सेना फिर भी अपने दम पर खुद खड़ी हो जाती है और 65 के युद्ध में लड़ते लड़ते लाहौर तक चली जाती है। पर न जाने क्यों ये खुशी तेरी आंख में चुभती जाती है और ताशकंद जीतने पर भी शास्त्री जी की हत्या कर दी जाती है। न मौत की जांच कराई जाती है, न घटना की सच्चाई बताई जाती है, तब विश्वासघात की राजनीति तुझसे घृणा भरती जाती है, तो भारत देश में कलंक सा नजर आती है। जब सत्ता के लालच में इमरजेंसी लगाई जाती है, जब
सत्ता के लालच में इमरजेंसी लगाई जाती है जब बिना चुनाव जीते सरकार चलाई जाती है। जब सत्ता के लालच में इमरजेंसी लगाई जाती है जब बिना चुनाव जीते सरकार चलाई जाती है। आधी रात जब बिजली का तार काट दिया जाता है और अखबारों को छपने से ही रोक दिया जाता है। जब देश की आधी जनता जेल में ठूस दी जाती है और युवाओं की पकड़ पकड़ के नसबंदी कर दी जाती है, तब कपट की राजनीति तुझसे घृणा भरती जाती है, तो भारत देश में कलंक सा नजर आती है। जब देश में आतंकियों से खूनी बोली लगवाई जाती है, जब देश में आतंकियों से खूनी बोली लगवाई जाती है, वोटर लिस्ट ढूंढ ढूंढ कर सरदारों की सूची बनाई जाती है। जब देश में आतंकियों से खूनी बोली लगवाई जाती है, जब वोटर लिस्ट ढूंढ ढूंढ कर सरदारों की सूची बनाई जाती है, जब दंगा करने रक्षकों को खुलेआम लगाया जाता है और 84 में सिखों का कत्लेआम कराया जाता है, तब हत्यारों को इनाम में सम्मान की पदवी बांट दी जाती है और पूरे घटनाक्रम को वट वृक्ष गिरने की संज्ञा दे दी जाती है। तब क्रोध की राजनीति तुझसे घृणा भरती जाती है, तो भारत देश में एक कलंक सा नजर आती है। जब जम्मू में जवानों के शीश काटे जाते हैं, जब जम्मू में जवानों के शीश काटे जाते हैं, जब गद्दी पर बैठे मनमोहन मौन दिखाए जाते हैं, जब जम्मू में धन्यवाद भैया। जब जम्मू में जवानों के शीश काटे जाते हैं, गद्दी पर बैठे जब मनमोहन मौन दिखाए जाते हैं, जब सेना के हथियारों में जंग लगाई जाती है और कश्मीर की जनता से उन पर गोली चलवाई जाती है, जब आतंकियों द्वारा सेना का लहू बहाया जाता है और पत्थर मार मार के सेना को कमजोर दिखाया जाता है। सब हमने वहां समय भी देखा है, जब सिपाही के हाथ में बंदूक है, उस बंदूक के अंदर गोलियां भी हैं, लोग उसे मारते रहे, उस आदमी ने पलट के गोली नहीं चलाई। जब आतंकियों द्वारा सेना का लहू बहाया जाता है और पत्थर मार मार कर शेरों को कमजोर दिखाया जाता है, तब बेबसी की राजनीति तुझसे घृणा भरती जाती है, तो भारत देश में कलंक सा नजर आती है। अंतिम पंक्तियां रख रहा हूं। जब जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाए जाते हैं, जब जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाए जाते हैं, भारत के टुकड़े होंगे के अरमान सजाए जाते हैं, जब जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाए जाते हैं, भारत के टुकड़े होंगे के अरमान सजाए जाते हैं, जब सैनिक देश के गुंडे और आतंकी साहब बताए जाते हैं, जब अलगाववादियों की दामाद जैसे आवभगत की जाती है और शिक्षा के पवित्र मंदिर में जिन्ना की तस्वीर सजा दी जाती है, तब दूषित विचार की राजनीति तुझसे घृणा भरती जाती है, तो भारत देश में कलंक सा नजर आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत रचना पढ़ी प्रशांत जी आपने, बहुत अच्छी रचना और एक चोट करती हुई रचना है, दिलों को छूने वाली रचना। और आगे अब मैं आवाज दे रही हूँ, अनुपम गुप्ता जी जुड़ी हैं हमारे साथ। अनुपम जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अंजू जी, आपका स्वागत है। आइए, स्वागत है आपका अनुपम जी। अनुपम गुप्ता जी सुन पा रही है मुझे? जब तक अनुपम जी जुड़े तब तक मैं पारस कुंज जी से निवेदन करूंगी कि वो अपनी रचना पढ़ें। पारस कुंज जी भागलपुर बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं। अभिनंदन है पारस जी आपका। नमस्कार आप तमाम लोगों का। सर्वप्रथम स्वागत पारस जी। आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर हम लोग जुटे हैं और दोहरी खुशी ये है कि ये 100वीं गोष्ठी है सुनो सुनाओ की। सबों का हार्दिक अभिनंदन मैं करता हूँ, सबको नमस्कार करता हूँ। और एक रचना आपके सामने प्रस्तुत है जी, स्वागत। हाँ, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं गोपाल सिंह नेपाली की शहादत भूमि से हूँ, भागलपुर से। और ये 11 अगस्त से 31 अगस्त तक नेपाली जी का जयंती 110वीं जयंती पखवीसा मनाई जा रही है। एक नया शब्द का इजाफा हुआ है, इजाद हुआ है, पखवीसा, मतलब 20 दिन का पख। 11 अगस्त से 31 अगस्त तक पूरे देश में भागलपुर ने आह्वान किया है कि उस अमर गीतकार को, गोपाल सिंह नेपाली को आप लोग याद करें, उनकी रचनाओं से, उनकी कविताओं से, उनके व्यक्तित्व से। तो सर्वप्रथम मैं उनकी एक रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, फिर अपनी एक रचना प्रस्तुत करूंगा। 15 अगस्त के दिन की जिसकी नींव पड़ी,
15 अगस्त के दिन की जिसकी नींव पड़ी, उस प्रजातंत्र की रखवाली में कलम खड़ी। 15 अगस्त के दिन की जिसकी नींव पड़ी, उस प्रजातंत्र की रखवाली में कलम खड़ी। ना मानो तो विश्वास बदलने वाले हैं, ना मानो तो विश्वास बदलने वाले हैं। हम तो कवि है, इतिहास बदलने वाले हैं। हम धरती के आकाश बदलने वाले हैं, हम तो कवि हैं, इतिहास बदलने वाले हैं। हर क्रांति कलम से शुरू हुई, संपूर्ण हुई। हर क्रांति कलम से शुरू हुई, संपूर्ण हुई। चट्टान जुल्म की कलम चली तो चूर्ण हुई। हर क्रांति कलम से शुरू हुई, संपूर्ण हुई। चट्टान जुल्म की कलम चली तो चूर्ण हुई। हम कलम चलाकर त्रास बदलने वाले हैं, हम तो कवि हैं, इतिहास बदलने वाले हैं। जब जब जनता पर दुख की बदली छाई है, जब जब जनता पर दुख की बदली छाई है, तब तब हमने विप्लव बिजली चमकाई है। जब जब जनता पर दुख की बदली छाई है, तब तब हमने विप्लव बिजली चमकाई है। मानवता का परिहास बदलने वाले हैं, हम तो कवि हैं, इतिहास बदलने वाले हैं। पहले हमने गुण राम श्याम का गाया था, पहले हमने गुण राम श्याम का गाया था। बिरही मन का बादल को दूत बनाया था। अब कुटियों का चौमास बदलने वाले हैं, हम तो कवि हैं, इतिहास बदलने वाले हैं। तलवार हमारी है निर्भय आजाद कलम, तलवार हमारी है निर्भय आजाद कलम। हम लौटते आए जोर जुल्म के से जन्म जन्म। हम निर्बल का ही संन्यास बदलने वाले हैं, हम तो कवि हैं, इतिहास बदलने वाले हैं। वो महल कुटी की ओर मचल जा घूम कर, वो महल कुटी की ओर मचल जा घूम कर। जो कुटी महल की ओर उछल जा झूम कर। हम धरती पर विन्यास बदलने वाले हैं, हम तो कवि हैं, इतिहास बदलने वाले हैं। तो ये थी गोपाल सिंह नेपाली की रचना, और एक रचना मैं अपनी प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस पर बड़ा गौर से आप ध्यान देंगे। सभी श्रोताओं का, रचनाकारों का मैं स्वागत करता हूँ इस पे ध्यान देते हुए। शीर्षक है कौन था वह। सुषमा जी, शीर्षक है कौन था वह। एक राष्ट्र कवि का मारा जाना, क्या है हकीकत, क्या है फसाना। एक राष्ट्र कवि का मारा जाना, क्या है हकीकत, क्या है फसाना। कहते हैं कि 1963 में, कहते हैं कि 1963 में एक कवि को सिर्फ इसलिए जहर देकर मार दिया गया था। कहते हैं कि 1963 में एक कवि को सिर्फ इसलिए जहर देकर मार दिया गया था कि वह जब भी कहता सच ही कहता, कि वह जब भी कहता सच ही कहता, सच के सिवा कुछ नहीं कहता। वह जब कहता देश की अस्मिता, उसकी सुरक्षा और राष्ट्र के नवनिर्माण की बात कहता। एक देश, एक राष्ट्र, एक राष्ट्रभाषा की बात कहता। जो कभी सत्ता के गलियारे में भटका, न किसी का प्रशस्ति गान किया। जो कभी सत्ता के गलियारे में भटका, न किसी का प्रशस्ति गान किया और ना ही किसी की चाटुकारिता की। बल्कि वह जब तक जिया एक आजाद पंछी की तरह पूर्ण अस्मिता सहित स्वाभिमान और आन बान शान के साथ राष्ट्र की पहचान बनकर जिया। वह जब मंचों पर खड़ा होता तो उसके सामने अच्छे अच्छे चांद सितारे ध्वस्त हो जाते। वह जब मंचों पर खड़ा होता तो उसके सामने अच्छे अच्छे चांद सितारे ध्वस्त हो जाते। कईयों को उसने गीत लिखना सिखाया। एकदम गौर चाहूंगा मैं इसमें। कईयों को उसने गीत लिखना सिखाया, बहुतों ने उसकी भावभंगिमा अपनाई। कईयों को उसने गीत लिखना सिखाया, बहुतों ने उसकी भावभंगिमा अपनाई। कईयों ने तो उसके गीतों को भी चुराया। कईयों को उसने गीत लिखना सिखाया, बहुतों ने उसकी भावभंगिमा अपनाई। कईयों ने तो उसके गीतों को भी चुराया और अपना बताकर मंचों पर सुनाया। कहते हैं कि मारे जाने से पूर्व अपनी ओजपूर्ण वाणी और राष्ट्रभक्ति रचनाओं के गायन से वो इतना लोकप्रिय हो चुका था कि सिर्फ उसके नाम की भनक से ही चंद घंटों में सुनने वालों का जन सैलाब हो पड़ता था। रात रात भर कौन कहे, भोरम भोर तक श्रोता उठने का नाम ले लेते। सबकी जुबान पर रहता तो बस एक खुशी का नाम रहता। कहने वाले यहाँ तक कहते कि उसके सामने राष्ट्र नायकों तक की छवि धूमिल हो जाती थी। कहने वाले यहाँ तक कहते
कि उसके सामने राष्ट्र नायकों तक की छवि धूमिल होने लगी थी, तभी उसकी हत्या की खबर जंगल में लगी आग की तरह पूरे देश में सर्वत्र फैल गई। तभी उसकी हत्या की खबर जंगल में लगी आग की तरह पूरे देश में सर्वत्र फैल गई। जिला प्रशासन की कौन कहे, उसने तो राज्य सरकार तक को हिला के रख दिया था। ऐसे हालात में राजा करे तो क्या करे, सोच पाना बड़ा ही कठिन था। आनंद फानन में उनके लिखित या मौखिक आदेश पर सर्वप्रथम पार्थिव शरीर को हिरासत में लिया गया। आनंद फानन में उनके लिखित या मौखिक आदेश पर सर्वप्रथम पार्थिव शरीर को हिरासत में लिया गया। परिजनों को बुलाने के नाम पर दिमागी कसरत चलाई गई और न तो वे आए और न उन्हें लाया ही गया। जबकि राजा चाहता तो उन्हें लाया जा सकता था। सब कुछ जान पोस्टमार्टम तो बनता ही था, पर तथाकथितों के कहने पर राष्ट्रकवि का पोस्टमार्टम न होने दिया न कराया ही गया। जीवितावस्था से मरणोपरांत या यूं कहें आज तक उसे न तो कोई राष्ट्रीय सम्मान मिला और न ही कोई पुरस्कार। पर बाहरी जनता उसने कवि को अपनी सिर आंखों पर बैठाया और उसे राष्ट्रकवि बनाया। वहां पोह की स्थिति से बाहर निकल तब राजा को ख्याल आया। कहते हैं कि करीब 20 घंटे तक मृत शरीर को हिरासत में रखने के बाद राष्ट्र ध्वज में लिपटाकर उसकी शव यात्रा निकलवाई गई, जिसमें सैकड़ों छोटे बड़े साहित्यकारों सहित हजारों का जन सैलाब उमड़ आया। तब कहीं जाकर बंदूक की सलामी और पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ उसकी अंत्येष्टि कराई गई। कहते हैं कि देखिए बड़ा मार्मिक ये प्रसंग आ गया है। कहते हैं कि उसकी पुकार पर तब हिमालय भी पिघल गया था और एक हम है कि आज तक नहीं पिघले। कहते हैं कि उसकी पुकार पर तब हिमालय भी पिघल गया था और एक हम है कि आज तक नहीं पिघले। क्या पता है आपको कौन था हुआ? मुझे तो ज्ञात नहीं। क्या पता है आपको कौन था हुआ? मुझे तो ज्ञात नहीं। आज तक उसके बारे में सिर्फ सुनता ही आया हूँ, पर तलाश जारी है। यदि पता हो आपको तो राष्ट्र को बताएं और राष्ट्र नायकों को भी। इतने वर्षों बाद शायद अब भी उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू छलक जाए। जिसका वो हकदार था उसके लिए कुछ कर जाए, क्योंकि मिट्टी के हर पुतले को है मिट्टी में मिल जाना। जो करना है कर ले होगा, लौट के फिर ना आना। एक और गजल आज के माहौल को लेते हुए। हम अभी अगले किसी कवि को लेते हैं, उसके बाद दूसरे राउंड में हम आपको सुनते हैं। अच्छा, ठीक है ना? हाँ, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। बहुत सुंदर आपने रचनाएं पढ़ी। और हमारे बीच में हरमहेंद्र जी हैं। हरमहेंद्र जी को मैं आवाज दे रही हूँ। हरमहेंद्र जी, स्वागत है आपकी रचनाओं का। आइए हरमहेंद्र जी, सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी जी, पढ़िए। स्वागत है सर। स्वागत जी। मैं इसको जूम करूं? पढ़िए। आवाज आ रही है हरमिंदर सिंह? सीधे पढ़ना शुरू कीजिए। आपको आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है। मंच को मेरा नमन, हरा भरा है चमन, हो रहा है जूम दर्शन, मगर चाहिए रूबरू दर्शन। गर्व होता है हमारी सुनो सुनाई गोष्ठी ने आज है शतक बनाई। जो भी इस कमाल की गोष्ठी से जुड़े हैं उन्हें बहुत बहुत बधाई।
बिंदल जी के मार्गदर्शन में गोश्री सुषमा जी द्वारा बड़ी लगन और दक्षता से गई है चलाई। कोरोना काल की वजह से इसमें कुछ दिक्कतें आई, फिर जूम टेक्नोलॉजी गई है अपनाई। तो आज स्वतंत्रता दिवस है हमारा, तो यही कविता मैंने आज अपने फार्मा पार्लियामेंट में भी ये फ्लैग होस्टिंग किया गया था और हमारे सुषमा जी वहां नहीं पहुंची थी, इसलिए ये कविता आपके लिए भी नई होगी है। आगे थे। सदियों सही देशवासियों ने गुलामी की हतक, गुलामी की बेड़ियां काटने का इंतजार करना पड़ा 15 अगस्त 1947 तक। आज 15 अगस्त आज़ादी दिवस सबको मुबारक। आज हम सब मना रहे हैं आज़ादी का पौना शतक। ये अपनी गोष्ठी का शतक और इसका पौना शतक। फ्लैग होस्टिंग चढ़ाना और फ्लैग अनफोल्डिंग करने का फर्क किसी ने समझाया। 26 जनवरी को तिरंगा जाता है फहराया और 15 अगस्त को तिरंगा जाता है चढ़ाया। सदियों रहा हमारा भारत गुलाम, विदेशियों ने की खूब लूटपाट और बर्बादी। बड़े बेरहम जुल्म ढाए भारतीयों पर, देश में तराही तराही मचा दी। भारत जो हुआ करता था सोने की चिड़िया, वो पिंजरे की चिड़िया बना दी। हम भारतीय सदियों गुलाम रहकर हो गए चुके थे गुलामी के बिल्कुल आदी, मगर आज़ादी के दीवानों ने आज़ादी की जंग लड़ी, शहीद हुए और दिला दी आज़ादी। सदियों की गुलामी के बाद देश में 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को पाई आज़ादी। अपने देश भारत ने गुलामी को दिया तलाक और आज़ादी की दुल्हन से की शादी। 75 साल से हर्ष और गर्व से मनाया जा रहा है जश्न आज़ादी। आज़ादी को दीवानों के इरादे और हौसले थे जबरदस्त, देश को आज़ाद कराने की धुन में थे दीवाने अलबस्त। उनके हौसले और इरादे देख फिरंगी हो गए त्रस्त। आज़ादी के दीवाने हुए विजयी और फिरंगी की हुई शिकस्त। आज आज़ादी आई अपने हस्त और विदेशी राज का सूर्य हुआ अस्त। यूनियन जैक गया उतारा, तिरंगा गया चढ़ाया। जब आया 15 अगस्त सारे देश में छाई खुशी की लहर, सब कोई भंगड़ा नाचा होकर मस्त। ये वार्षिक राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है और आज है 75वां 15 अगस्त। बोले सो निहाल सत श्री अकाल, आज़ादी की कीमत पाओ इसकी करो संभाल। आज़ाद भारतीय हैं शहीदों की शहीदी बदौलत हमारा ऊंचा है बाल। शहीदों को करो बाइज्जत नमन और जो कहो भाल। देश के निर्माण में करो योगदान, बनाओ खुशहाल। देश पे बुरी नजर रखने की दुश्मन की नाव बजाओ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुषमा जी, खूबसूरत। मैं आपके बीच उपस्थित हूँ, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार राज जी, नमस्कार सर। नमस्कार 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 सभी को नमस्कार। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। नमस्कार नमस्कार जी, शुक्रिया। और आपको भी स्वागत है आपका। राज जी स्वागत है। बहुत बहुत सभी धन्यवाद लोग जो जुड़े हैं सबका जी। स्वागत है। और अब मैं अनुपम गुप्ता जी को बुला रही हूँ उनकी कविताओं के लिए। अनुपम जी स्वागत है आपका। रचना पढ़िए। सादर आभार सुषमा जी। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी को एक संवेदनहीन एक बेटी की तरफ से कुछ बोलना चाहूंगी। परमपिता परमेश्वर और माँ शारदे को नमन करते हुए सभी प्रबुद्ध जीवियों को सादर नमन। हमारी आज की अभी मैंने कुछ आया था माइंड में लिखा है। स्वतंत्रता दिवस को सभी को बधाई, स्वतंत्रता दिवस की सभी को बधाई। 75वां स्वतंत्रता दिवस पर भी क्या वास्तव में हमने स्वतंत्रता है पाई? एक लड़की की तरफ से ये है। 75वां स्वतंत्रता दिवस पर भी क्या वास्तव में हमने स्वतंत्रता है पाई?
महिलाएं आज भी अपनों के चंगुल में फंसी हैं, महिलाएं आज भी अपनों के चंगुल में फंसी हैं, कभी पिता की पगड़ी तो कभी भाई के स्वाभिमान में बंधी हैं। स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ क्या? स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ क्या खुद स्वतंत्र रहना और दूसरों के अधिकारों का हनन है? क्या बेटी का दान देने के लिए ही जन्म है? क्या बेटी का दान देने के लिए ही जन्म है? यह एक सोचने योग्य विषय है, यह एक सोचने योग्य विषय है। बेटी कोई वस्त्र नहीं जो दान कर दो उसका, बेटी कोई वस्त्र नहीं जो दान कर दो उसका, क्यों मान नहीं लेते? वो भी है आपके आंगन का गुलदस्ता, वो भी है आपके आंगन का गुलदस्ता। उसका घर बसाओ, उसका घर बसाओ, उसके दोनों घर हैं, उसको पराया न कहना। उसका घर बसाओ, उसके दोनों घर हैं, उसको पराया न कहना। उसको स्वतंत्रता दो, इस स्वतंत्रता दिवस पर यही प्रतिज्ञा रखना, यही प्रतिज्ञा रखना। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर अनुपमा जी, बहुत अच्छी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही खूबसूरत रचना अनुपम जी की। और हमारे बीच में इंदु जी और राज निगम जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है। स्वागत है इंदु जी, राज जी। राजेश सर को नमस्कार। सभी लोगों निगम परिवार को नमस्कार। यशपाल नमस्कार। वेरी नाइस सीइंग यू। नमस्कार 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 करता हूँ, सभी को नमस्कार करता हूँ। हमारे बीच में अब नरेला जी आ गए। नरेला जी, आपको अपनी रचनाओं के लिए आमंत्रित करती हूँ। स्वागत है आपका। नमस्कार जी, सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। आपको भी। आज मैं शुरू करता हूँ मधुशाला से। जब शुरुआत में जब मधुशाला लिखनी शुरू करी थी, उसके छंद, शुरू के छंद में सुनाना चाहता हूँ आज। उसके पहले 4 लाइनें कह रहा हूं मैं। होता ये सब सदा दुआ से है, होता ये सब सदा दुआ से है, इश्क मुझको हुआ खुदा से है। होता ये सब सदा दुआ से है, इश्क मुझको हुआ खुदा से है। लोग कहने लगे हैं दीवाना, तू और मेरे जरा जुदा से, तू और मेरे जरा जुदा से। जो सबसे पहले श्याम मधुशाला की जो सबसे पहले छंद लिखा था वो पढ़ रहा हूं मैं। पलकों की छत पर जब उतरे राधा संग बंसी वाला, देख के जब मनमोहक छवि मन डोले ये मतवाला। बहुत सुंदर। पलकों की छत पर जब उतरे राधा संग बंसी वाला, देख के जब मनमोहक छवि मन डोले ये मतवाला। राधा दे रही साकी बनकर कृष्ण को मधु का प्याला, इससे ज्यादा होगी सुंदर कौन सी बोलो मधुशाला। ये सबसे पहला छंद था जो लिखा मैंने। बहुत अच्छा। उसके बाद मेरे हृदय के ज्ञान कुंज का तुम खोलो फिर से ताला, मेरे हृदय के ज्ञान कुंज का तुम खोलो फिर से ताला। फिर शब्दों का रास रचाऊं संग मेले गोपी ग्वाला। अपनी भक्ति के सागर से भर दो मेरे मन का प्याला। जहां रहूं बस मिलती रहे मुझे शाम तुम्हारी मधुशाला। शाम छवि मन मोहने वाली, मन में मेरे वास करे। तेरी मुरली की धुन पर ही शाम ये मनवा रास करे। जहां भी जाऊं साथ रहो तुम, यही प्रार्थना है मेरी। यूं ही आके प्रेम गली और कभी न छूटे मधुशाला। तो इस तरह की मधुशाला के शुरू के छंद है ये जो मैंने लिखे थे। तो चल रही है वो 2011 15 जून से लगातार चल रही है अभी तक। भगवान की कृपा है, इसलिए मैंने 4 लाइनें पहले सुनाई कि इसको मुझको हुआ खुदा से है। एक गजल के चंद शेर सुना देता हूँ आपको मैं। स्वागत। आदम होने का सही हक जरा अदा कर दें, और रिश्तों को नया मोड़ एक अदा कर दें। यूं तो हर ओर से मिलनी यहाँ जफा तय है, यूं तो हर ओर से मिलनी यहाँ जफा तय है। जिंदा रहने को वफा आओ हम वफा कर दें, जिंदा रखने को वफा आओ हम वफा कर दें। मर्ज ला इलाज बताकर जो छोड़ते दामन, मर्ज ला इलाज बताकर जो छोड़ते दामन। आओ उन्हें दे के सहारा कोई दवा कर दें। दब रही आग बगावत की बुझ रहे शोले, दब रही आग बगावत की बुझ रहे शोले।
फिर से ये आग जलाने जरा हवा कर दें। हर एक दिल में बसा दर्द ही मसीहा है, हर एक दिल में बसा दर्द ही मसीहा है, जमाने भर के लिए सच ये पता कर दें। आदम होने का सही हक जरा अदा कर दें और रिश्तों को नया मोड़ एक अदा कर दें। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रश्न, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत आपके छंद। ऐसे ही आगे लिखते रहिए मधुशाला, यही शुभकामनाएं हैं हमें मेरी आपको। और धन्यवाद, धन्यवाद सुषमा, धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जयप्रकाश नांगला जी जुड़े हैं हमारे साथ। नांगला जी, स्वागत है आपकी कविताओं के लिए आपका। जी, मैं सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं प्रदान करते हुए अपनी एक गजल आपके सामने रखता हूँ। नमस्कार नागला जी, नमस्कार। ये गजल मेरी कम से कम 20 वर्ष पुरानी है और 10 पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित भी है। जी, बहुत खूब। ध्यान जाऊंगा। ना बरगद पीपल बबूल, ना कहीं छांव है, ना बरगद पीपल बबूल, ना कहीं छांव है, ना पगडंडी पनघट पनिहारन, ये कैसा गांव है। कांटों से चुभने की क्यों शिकायत करूं, कांटों से चुभने की क्यों शिकायत करूं, उन पर गिरा तो मेरा अपना पांव है। कल जो खुलकर हंसता था ए दोस्त, आज उसके चेहरे पर कितना तनाव है। तूफानों से बचकर निकल तो गई, साहिल पर आकर डूबी मेरी नाव है। मुश्किलों के ढेर पर बैठे हर आदमी की सोच पर जमा हुआ बर्फ सा ठहराव है। वक्त के दर्पण में देखकर सोचता हूं मैं, मुखौटों से हर किसी को कितना लगाव है। आजकल रखकर क्या करोगे, जितना चाहे बांट दो, रखकर क्या करोगे, जितना चाहे बांट दो। आजकल सभी के पास प्यार का अभाव है। अपना ही रोना, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अच्छा है ये। नागला भाई बहुत बढ़िया। धन्यवाद, धन्यवाद। अपना ही रोना क्यों रोते हो यार तुम, सभी के पास जख्म, सभी के पास घाव है, सभी के पास जख्म, सभी के पास घाव है। बहुत अच्छे, बहुत एक रचना और ये रचना भी कम से कम 20। जी, अगली रचना हम अगले राउंड में समय बचा तो हम करवाएंगे। एक रचना। सुमन जी मैं विदा लूंगा, मुझे जरा जाना है।